मूवी की शुरुआत होती है 2017 मुंबई में। वहाँ पार्क में एक जज जॉगिंग कर रहा था, तभी उसे हार्ट स्ट्रोक आता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ उसके टेस्ट होते हैं। डॉक्टर जज की वाइफ को बताता है कि आपके पति का हार्ट बीट बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपके पति के हार्ट में पेस मेकर नाम के एक डिवाइस को इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो आपके पति दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। जज का ऑपरेशन हो जाता है। उसके बाद फिल्म 5 साल आगे चली जाती है। रात में एक मास्क मैन किसी आदमी को किडनैप करके उसे गाड़ी की डिक्की में डालकर एक ब्रिज के पास लाता है। वो उसे गाड़ी से बाहर निकालता है और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। अगले दिन ये खबर पुलिस वालों को पता चलती है। पुलिस वाले फॉरेंसिक के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मीडिया भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। थोड़ी देर बाद रत्नम, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर था, उस स्पॉट पर आता है। वो वहाँ का इंस्पेक्शन करने लग जाता है। उसी वक्त पुगस नाम का एक पुलिस ऑफिसर डिपार्टमेंट में न्यूली ज्वाइन होते हुए रत्नम को अपना अपॉइंटमेंट लेटर देता है। उस डेड बॉडी के इंस्पेक्शन करने पर ये बात क्लियर नहीं होती कि वो बॉडी मेल की है या फीमेल की है। वहाँ पर किसी भी तरह का कोई क्लूज भी नहीं मिलता। पुगस भी उस जगह को गौर से देख रहा था। वो रत्नम से कहता है कि ऐसा लग रहा था कि बॉडी को ब्रिज के ऊपर जलाया गया था और फिर उसे नीचे फेंक दिया गया था। वो रत्नम से कहता है कि अगर हम ब्रिज के ऊपर जाकर इन्वेस्टिगेट करें तो हमें कुछ सबूत मिल सकते हैं। पुगस की बातों को सुनने के बाद रत्नम उसे डांटने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन किए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम मुझे सलाह देने लगे। पुगस फिर भी सीरियसली इस केस पर फोकस कर रहा था। वो पुलिस स्टेशन में क्राइम सीन की फुटेज को बहुत गौर से देखता है। वो रत्नम से इस बारे में डिस्कस करना चाहता है, लेकिन रत्नम पुगस की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर रामकुमार नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। रामकुमार आशा नाम की एक लड़की को कहता है कि आशा, तुम श्रुति कुमार और सुगना इन दोनों को फाइंड आउट करो, क्योंकि इन दोनों की जान खतरे में है और इन दोनों की जान सिर्फ हम ही लोग बचा सकते हैं। आशा रामकुमार से उन दोनों की डिटेल्स ले लेती है और उन दोनों को ढूंढने लग जाती है। आशा पहले सुरतु कुमार के घर के पास जाकर उसके बारे में पूछताछ करती है। सुरतु के पड़ोसी आशा से पूछते हैं कि तुमको सुरतु कुमार से क्या काम है। वो तो एक नंबर का चोर है और किसी को भी नहीं पता कि वो घर में कब होता है और कब जेल में होता है। और तो और वो 2 दिन से दिखाई भी नहीं दे रहा था। पुगस को क्राइम सीन की फुटेज में एक लॉकेट दिखाई देता है। वो क्राइम स्पॉट पर जाकर उस जले हुए लॉकेट को लेकर आ जाता है और उसे लाकर रत्नम को दे देता है। वो उससे कहता है कि सर, ये मुझे क्राइम स्पॉट पर मिला है। अगर हम राइस के लॉकेट बनाने वालों से पूछताछ करेंगे तो विक्टिम के बारे में हमें पता चल सकता है। वो रत्नम को बताता है कि लॉकेट के अंदर जो चावल हैं उसके ऊपर मल्ली नाम लिखा हुआ था और अगर वो लोग इस तरह के लॉकेट बनाने वालों से पूछताछ करेंगे तो विक्टिम के बारे में कुछ पता चल सकता है। रत्नम पुगच को इग्नोर करके उसे कोई दूसरा काम करने के लिए कहता है। उसी वक्त रत्नम के सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है। वो रत्नम के ऊपर इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर डालने लग जाता है। रत्नम बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने सामने रखे हुए लॉकेट को देखता है और उसके बारे में अपने सीनियर ऑफिसर को बता देता है। रत्नम इसके बाद पुगस के आइडिया को फॉलो करता है। वो राइस लॉकेट बनाने वाले 4 लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाता है और उन्हें जला हुआ लॉकेट दिखाकर पूछताछ करने लग जाता है कि उस लॉकेट को किसने बनाया था, लेकिन किसी को भी उस लॉकेट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तभी पुगच वहाँ पर आता है। वो लॉकेट बनाने वालों से चावल के ऊपर मल्ली नाम लिखने के लिए कहता है। वो चारों लोग चावल के दाने के ऊपर मल्ली नाम लिख देते हैं। तब पुगस उनकी लिखी हुई हैंडराइटिंग को जले हुए लॉकेट के दाने की हैंडराइटिंग से मैच करता है और एक आदमी से कहता है कि उसी ने वो लॉकेट बनाया था, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग मैच हो गई थी। वो लॉकेट रहीम नाम के एक आदमी ने बनाया था। तब रत्नम उसे उस लॉकेट को देखकर अच्छे से याद करने के लिए और बताने के लिए कहता है। रहीम पुलिस वालों से थोड़ा टाइम मांगता है और कहता है कि जब उसे याद आ जाएगा तब वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देगा। रहीम किसी होटल में खाना खाकर जाने लगता है। तभी सुरती कुमार उस होटल में एंटर करता है। रहीम सुरती कुमार को पहचान लेता है और तुरंत ही पुलिस स्टेशन कॉल करके रत्नम को उसके बारे में बताता है कि उसने सुरती कुमार नाम के एक आदमी को वो लॉकेट बनाकर दिया था और उसने चावल के ऊपर मल्ली नाम लिखवाया था। रत्नम सुरती कुमार को पुलिस स्टेशन बुलवा लेता है और मारपीट करके उससे विक्टिम के बारे में पूछने लग जाता है। सुरती कुमार कहता है कि सर, मैंने ये लॉकेट अपने बेस्ट फ्रेंड मलेश्वर को बनवा कर दिया था और बहुत दिनों से उसकी और मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। वो इस वक्त कहाँ पर है मुझे ये भी नहीं पता। रत्नम को सुरती कुमार की बताई हुई बातों पर यकीन नहीं होता। वो उसे और ज्यादा मारने लग
लग जाता है। वो उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि मल्लेश्वर को तुमने ही मारा है। तभी कुमार पुलिस वालों को एक आईडी दिखाते हुए कहता है कि सर मुझे और मत मारिए, मैं मर जाऊंगा। मेरे हार्ट में एक पेसमेकर नाम का डिवाइस लगा हुआ है। पुलिस वाले मल्लेश्वर के घर का एड्रेस फाइंड आउट करके उसके घर जाते हैं। तब तक कुछ अनजान लोग मल्लेश्वर के घर को आग लगा चुके होते हैं। वहाँ मौजूद सारे सबूत मिट चुके होते हैं। दूसरे दिन पुगस और एक कांस्टेबल सुरती कुमार को कोर्ट ले जा रहे थे। रास्ते में वो लोग नाश्ता करने के लिए रुक जाते हैं। पुगस नाश्ता करने के लिए सुरती कुमार की हथकड़ियों को खोल देता है। तभी दो चोर एक लड़की का मोबाइल लेकर भागने लग जाते हैं। पुगस उनका पीछा करने लग जाता है। तब सुरती कुमार मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग लेता है। पुगस सुरती कुमार का पीछा करता है। तभी आशा वहाँ पर अपने स्कूटर से आ जाती है। सुरती कुमार आशा को चाकू से डरा धमका कर उसके साथ चला जाता है। आशा सुरती कुमार को लेकर कोर्ट में आती है और वहाँ पर उसकी बेल करवा देती है। वो जज को बताती है कि बिना किसी सबूत के पुलिस ने सुरती कुमार को अरेस्ट कर लिया था और उसने मल्लेश्वर का कत्ल नहीं किया था। सुरती कुमार को बेल मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में एक ज्वेलरी शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पर सेल्समैन को एक चेन गायब मिलती है। वो अपने मालिक को इस बारे में इन्फॉर्म करता है। मालिक पुलिस को फोन कर देता है और पुगस इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। आशा भी उसी दुकान में मौजूद थी और एक चेन देख रही थी। पुगस आशा को देखकर पहचान लेता है कि सुरती कुमार आशा के साथ वहाँ से भागा था। उसे लगता है कि आशा भी श्रुति कुमार से मिली हुई थी और वो एक चोर है। वो आशा से चेन मांगने लग जाता है। तभी सेल्समैन उसे बताता है कि उसे चेन मिल चुकी है। पुगस आशा से सॉरी मांगता है। नेक्स्ट सीन में विक्टर को दिखाया जाता है। विक्टर अपने माथे के जख्म को देखकर अपनी बेटी को याद करता है। एक दिन विक्टर अपनी बेटी के साथ कहीं पर जा रहा था, तब एक लॉरी ने उनकी कार को ठोक दिया था और उसकी बेटी उस एक्सीडेंट में मारी गई थी। विक्टर कोमा में चला गया था और अब वो ठीक हो चुका था। नेक्स्ट सीन में रत्नम को लिफ्ट के अंदर दिखाया जाता है। वो लिफ्ट के बटन को दबाता है लेकिन लिफ्ट बहुत ज्यादा मिसबिहेव करने लग जाती है। उसी वक्त रत्नम के पास एक अनजान आदमी का कॉल आता है। वो अनजान आदमी रत्नम को मारने की धमकी देता है। लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे आकर रुक जाती है। रत्नम चैन की सांस लेता है। पुगस और आशा की मुलाकातें होने लग जाती है और वो एक दूसरे के नजदीक आने लग जाते हैं। दूसरी तरफ विक्टर अपने सुपीरियर के पास जाता है और उसे अपना फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाता है। वो उससे दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। विक्टर का सुपीरियर उसे ड्यूटी ज्वाइन करने की परमिशन दे देता है। एसपी ऑफिस के बाहर रत्नम भी मौजूद था। विक्टर रत्नम को देखता है और उसे रत्नम के ऊपर डाउट होता है। विक्टर को लगता है कि उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें रत्नम का हाथ हो सकता था। होली के दिन रत्नम और उसकी टीम सिक्योरिटी में बिजी थे। इसी दौरान वो अननोन स्ट्रेंजर रत्नम को कॉल करके उसे धमकाता है। रत्नम उसका पीछा करते हुए छत पर पहुंच जाता है। स्ट्रेंजर रत्नम को किडनैप करके एक जगह पर लाकर बांध देता है। स्ट्रेंजर रत्नम के मुंह में बहुत सारी बैटरीज डाल देता है और अपनी गन से रत्नम को मार डालता है। उसके फायरिंग करने से गन की आवाज नहीं आती। बाद में टीवी न्यूज चैनल में यही न्यूज दिखाई जाती है कि किसी ने पुलिस ऑफिसर रत्नम को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। विक्टर को रत्नम मर्डर केस सौंप दिया जाता है। विक्टर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। डॉक्टर रत्नम का पोस्टमार्टम करता है और वो विक्टर और पुगस को बताता है कि किलर ने रत्नम को बहुत ही बेरहमी से मारा था। उसने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। उसने पहले उसके मुंह में बहुत सारी बैटरीज डाल दी थी और फिर किसी टाइप की गन की मदद से उसको मार दिया था। और शॉकिंग बात ये थी कि बुलेट की एंट्री तो है पर एग्जिट नहीं है। डॉक्टर बताता है कि बुलेट के बॉडी के अंदर जाने के निशान तो हैं, लेकिन एग्जिट नहीं है और बॉडी के अंदर कोई बुलेट भी नहीं है। बाद में विक्टर सीन को इमेजिन करता है और पुगत से कहता है कि मान लिया जाए कि किलर ने आइस बुलेट का इस्तेमाल किया तो बुलेट बॉडी के अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसा कहते हुए विक्टर एक गोश्त के टुकड़े के ऊपर आइस बुलेट से फायर करता है। वो आइस बुलेट उस गोश्त के टुकड़े करके आर पार हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि रत्नम की बॉडी पर जो जख्म था वो आइस बुलेट का नहीं था। मतलब किलर ने आइस बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया था और रत्नम को किसी और गन से मारा गया था। नेक्स्ट सीन में डेविड नाम के एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है। स्ट्रेंजर डेविड को भी कॉल करके उसे मारने की धमकी देता है। वो उसे कहता है कि जिस तरह मैंने रत्नम को मारा उसी तरह मैं तुमको भी मारूंगा। दूसरी तरफ आशा सुगना को तलाश कर रही थी। डेविड अपने फ्रेंड अर्जुन के साथ पुलिस वालों के पास जाता है और उन्हें स्ट्रेंजर की कॉल के बारे में बताता है। पुलिस का हायर ऑफिसर पुलिस को डेविड की
की सिक्योरिटी करने के लिए कहता है। स्ट्रेंजर ओम चैंटिंग की सीडी में बुलेट का साउंड इंस्टॉल कर देता है और वो डेविड के घर जाकर ओम चैंटिंग की सीडी ओरिजिनल सीडी से बदल देता है। दूसरे दिन डेविड उस सीडी को लगाकर मेडिटेशन करने लग जाता है। डेविड के घर के बाहर पुगस अपने कुछ कांस्टेबल्स के साथ सिक्योरिटी कर रहा था। तभी डेविड के घर से बुलेट की आवाज आती है। सभी पुलिस वाले डेविड के घर की ओर भागते हैं। किलर पुगस के हाथ पर चाकू से वार करता है और बालकनी से भाग जाता है। इधर पुलिस वाले बाहर उस किलर को ढूंढ रहे थे। उधर वो किलर डेविड के पास जाता है और उसे बहुत मारता है। वो डेविड के मुंह के अंदर बैटरियां डाल देता है और अपनी गन से डेविड को मार देता है। स्ट्रेंजर आईने के सामने जाकर अपना मास्क उतार देता है और यहाँ पर ऑडियंस को ये बात पता चलती है कि वो मास्क वाला स्ट्रेंजर और कोई नहीं पुगस था। डेविड की मौत की खबर सुनने के बाद विक्टर डेविड के घर आता है। उसे पता चलता है कि पुगस जख्मी हो गया था। वो क्राइम सीन पर जाता है। वहाँ फॉरेंसिक भी मौजूद थे। विक्टर प्रेस वालों को अंदर आने से मना करता है। वो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करता है। विक्टर सीडी को देखने लग जाता है और बाद में पुगस को वहाँ की फॉर्मेलिटी खत्म करके पुलिस स्टेशन में मिलने के लिए कहता है। डेविड का पोस्टमार्टम होता है और डॉक्टर विक्टर को बताता है कि डेविड को भी उसी तरह से मारा गया था जिस तरह से रत्नम को मारा गया था। बुलेट के उसकी बॉडी में एंट्री के निशान थे लेकिन एग्जिट के नहीं थे। विक्टर खुद ग्लव्स पहन के डेविड की बॉडी को चेक करने लग जाता है। विक्टर डेविड की बॉडी के अंदर हाथ डालकर छोटी छोटी बोन्स को बाहर निकालता है और उसने डॉक्टर को दिखाता है। वो डॉक्टर से उन बोन्स के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे बताता है कि वो बोन्स के टुकड़े हैं। शायद बुलेट के लगने की वजह से बॉडी के अंदर बोन्स के पीस चकनाचूर हो गए थे और वो उसी के हिस्से थे। दूसरे दिन पुगस और विक्टर दोनों डेविड के फ्यूनरल पर जाते हैं। वहाँ डेविड की वाइफ उन्हें कहती है कि पुलिस वाले उसके पति के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। उनकी मुलाकात डेविड के फ्रेंड अर्जुन से होती है। अर्जुन इन दोनों को देखकर बहुत जोरों से उनके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि तुम लोगों पर भरोसा करके कुछ भी फायदा नहीं हुआ। विक्टर अर्जुन से पूछता है कि किलर ने रत्नम और डेविड के एक ही तरीके से मारा है, तो तुम्हारे डेविड के और ऑफिसर रत्नम के बीच में क्या कनेक्शन था? अर्जुन उन्हें बताता है कि वो और डेविड एक ट्रस्ट चलाते हैं और ऑफिसर रत्नम कभी कभी उनके प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आया करता था। वो कभी कभी उनके प्रोग्राम में सिक्योरिटी भी किया करता था। नेक्स्ट सीन में विक्टर बुलेट ट्रेनिंग कर रहा था लेकिन उसके दिमाग में रत्नम और डेविड के मर्डर की बातें घूम रही थी। वो पुगस से भी प्रैक्टिस करने के लिए कहता है लेकिन पुगस इसके लिए मना कर देता है। विक्टर पुगस से पूछता है कि किलर ने उसके ऊपर अटैक किया था तो किलर की हाइट क्या होगी। पुगस उसे बताता है कि वो उसके बराबर हाइट का था। विक्टर सीसीटीवी फुटेज चेक करने लग जाता है। सीसीटीवी फुटेज बहुत ज्यादा ब्लर था। विक्टर उन लोगों को क्राइम सीन पर मौजूद सीडी को चेक करने के लिए कहता है। श्रवण सीडी को चेक करने लग जाता है। पुगस उसे सीडी को चेक करते हुए देखकर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो श्रवण को चाय पीने चलने के लिए कहता है लेकिन श्रवण इसके लिए मना कर देता है। पुगस लैंप से बल्ब निकाल लेता है और उसमें कुछ करके उसे वापस लैंप में लगा देता है। फिर वो उसे ऑन करता है। तभी अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है। श्रवण परेशान होकर अपना हेडफोन निकाल देता है। पुगस उसे कहता है कि वो प्लेयर में से सीडी को बाहर निकाल देगा। श्रवण ये सुनकर खुश हो जाता है और प्लेयर लेकर उसकी डेस्क के ऊपर आ जाता है। पुगस तुरंत ही सीडी को निकालकर श्रवण को दे देता है। उसने उस वक्त वो सीडी बदल दी थी। विक्टर अभी भी क्राइम सीन के बारे में सोच रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान था। पुगस तभी वहाँ पर पहुँचता है। वो डेविड संतोष के घर के मॉडल को देखता है और विक्टर से इस बारे में पूछता है। तब विक्टर उसे बताता है कि वो लोग उस सीन को रिक्रिएट करना चाहते हैं। अगले दिन वो लोग मर्डर सीन को रिक्रिएट करने डेविड संतोष के घर पर पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर अपने सभी साथियों को इंस्ट्रक्शन देता है और उस दिन वो लोग जिस हिसाब से 4 बजे अपनी पोजीशन लेकर खड़े हुए थे उसी हिसाब से सबको बैठने और खड़े होने और अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए कहता है। वो सभी से कहता है कि गोली की आवाज सुनकर उस दिन जो जैसे भागकर आया था वो लोग वैसे ही बिहेव करेंगे। इंस्पेक्टर डेविड के रूम में आकर चैंटिंग सीडी लगा देता है। वो उस वक्त सोफे के ऊपर बैठ जाता है जहाँ पर डेविड संतोष मरा हुआ पाया गया था। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से उठकर जमीन के ऊपर मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ जाता है। 4 बजे वो एक गोली चला देता है।
सभी लोग उस दिन के समान अपनी अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। श्रवण, जो कि उस वक्त किलर बना हुआ था, पुगस के ऊपर अटैक करके बाहर भाग जाता है। सभी अंदर आते हैं और पुगस सभी को बाहर जाकर चेक करने के लिए कहता है। किलर बालकनी में आ जाता है, लेकिन बालकनी से नीचे कूदते वक्त उसके पैर में चोट लग जाती है। इस वक्त एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पुगस ने उस दिन अपने आप को खुद चाकू से काट लिया था और फिर ऊपर जाकर उसने एक बैग खोलकर मास्क निकाल लिया था। प्रेजेंट में विक्टर इन सब चीजों को सोच रहा था और बाकी लोग सीन को रिक्रिएट कर रहे थे। वो सभी लोग रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर इंस्पेक्टर बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। वो उठकर खड़ा हो जाता है। ओम चैंटिंग की आवाज अभी भी आ रही थी। वो सीढ़ी के पास जाकर कुछ सोचने लग जाता है। पुगस विक्टर को सोचते हुए देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। श्रवण, जो कि किलर बना था, उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। इंस्पेक्टर उससे पूछता है और उसके पैर में चोट लगी हुई देखकर हैरान रह जाता है। वो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है और बालकनी की ओर देखता है। बालकनी बहुत ज्यादा ऊंची थी और वहाँ पर नीचे जंप करने के बाद श्रवण के पैरों के निशान भी बने हुए थे, जबकि मर्डर वाले दिन नीचे पैरों के निशान नहीं थे। इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब वो इस मिस्ट्री को जल्दी ही सॉल्व कर लेगा। विक्टर पुगस को बुलाता है और उसे बताता है कि उसी ने मल्लेश्वर को मारा था, क्योंकि उसी ने रत्नम के कहने पर उसका एक्सीडेंट किया था, जिसके कारण उसकी बेटी मारी गई थी। वो कोमा में चला गया था और ठीक होने के बाद उसने मल्लेश्वर को मार दिया था। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि रत्नम उसे क्यों मारना चाहता था, तभी उसका मर्डर हो गया था। पुगस उसे बताता है कि वो ये बात पहले से जानता था। जब वो मल्लेश्वर का मर्डर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तब एक आदमी ने उसे बताया था कि असिस्टेंट कमिश्नर विक्टर वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था। वो नेकलेस लेने के लिए स्पॉट पर गया था। रत्नम ने विक्टर को मारने के लिए मल्लेश्वर को भेजा था। विक्टर पुगस से कहता है कि तुम भी अपना गुनाह कबूल कर लो और तुमने जो मर्डर किए हैं उसके बारे में बताओ। असिस्टेंट कमिश्नर को पता चल चुका था कि पुगस ने ही वो सारे मर्डर किए थे। वो पुगस को क्लू बताता है कि जिससे उसे उसके मर्डर होने के बारे में पता चला था। जमीन पर मेडिटेशन कर रहे डेविड की बॉडी सोफे पर पड़ी थी। चैंटिंग प्लेयर की सीढ़ी बाहर निकली हुई थी। बालकनी के नीचे जूते के निशान नहीं थे। उसने अंदाजा लगा लिया था कि गोली की आवाज सीढ़ी से निकली होगी। विक्टर को पुगस के ऊपर डाउट हुआ था। तब उसने उसके स्कूल टीचर से बात की थी। तब उसे पता चला था कि पुगस स्कूल के दिनों से गन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करता था। उसने बोन्स को यूज करके गोलियां बनाई थी, इसीलिए डॉक्टर को रत्नम और डेविड की बॉडी से बुलेट नहीं मिली थी। विक्टर पुगस से पूछता है कि उसने रत्नम और डेविड को क्यों मारा था। तभी कोई स्ट्रेंजर आकर उन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। पुगस विक्टर को नीचे गिराता है और उस स्ट्रेंजर के पीछे भागने लग जाता है। पुगस उस स्ट्रेंजर को पकड़ लेता है। दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। पुगस को स्ट्रेंजर के हाथ पर बना हुआ एक एंकर का टैटू दिखाई देता है। वो अपनी गन उठा लेता है। स्ट्रेंजर अपने हाथ ऊपर कर लेता है। पुगस की गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी। ये देखकर वो स्ट्रेंजर मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से भाग लेता है। एंकर टैटू वाला आदमी पुगस का पीछा करता है। पुगस एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। वेटर उससे ऑर्डर लेने के लिए आता है। तब पुगस उससे अपने फोन के बारे में पूछता है। पुगस अपना फोन ढूंढने लग जाता है। वो सीसीटीवी में चेक करता है कि उसका फोन एक स्ट्रेंजर लेकर जा चुका था। वो कंट्रोल रूम में फोन करके अपने फोन को ट्रेस करने के लिए कहता है। इधर आशा टीवी पर उन लोगों की न्यूज देखती है जिन्हें उनकी जमीन वापस मिल गई थी। वो पुगस को कॉल करती है, लेकिन कॉल वो अजनबी उठाता है। आशा उसे मॉल में आकर मिलने के लिए कहती है। इधर पुलिस कंट्रोल रूम से पुगस को पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर मॉल में एंटर हो रहा था। आशा भी मॉल में पहुंच जाती है। पुगस भी मॉल में पहुंच जाता है। वो लिफ्ट लेकर ऊपर जाता है। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है। पुगस उसे बताता है कि आशा मुसीबत में है और वो पहले उसे बचाना चाहता है। विक्टर पुगस को सरेंडर करने के लिए कहता है। पुगस उसके ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उसे सॉरी कहकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर आशा एक्सीलेटर से ऊपर जा रही थी। पुगस कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है और सीसीटीवी कैमरा स्क्रीन पर मॉल के अंदर के सीन को देखने लग जाता है। वो आशा को लोकेट करना चाहता था। पुगस वहाँ से आशा को कॉल करता है, लेकिन आशा अननोन नंबर देखकर फोन को काट देती है। स्ट्रेंजर व्हीलचेयर पर बैठकर आशा का वेट कर रहा था। पुगस माइक से आशा को वार्न करने की कोशिश करता है, पर उनका माइक उस वक्त काम नहीं करता। पुगस उसे माइक को ठीक करने के लिए कहता है। इधर किलर
किलर आशा के पास पहुंच चुका था। वो व्हीलचेयर पर था। आशा उससे बात करने लग जाती है और वो क्योंकि गरीबों की मदद करती थी, वो उसे लेकर एक तरफ चली जाती है। पुगस वहाँ की सिक्योरिटी को अलर्ट करता है और उसे व्हीलचेयर वाले आदमी को पकड़ने के लिए कहता है। किलर अपना चाकू निकाल लेता है। सिक्योरिटी गार्ड उस व्हीलचेयर वाले आदमी को पकड़ने के लिए जाता है। पुगस एक बार फिर से अपने फोन पर कॉल करता है। आशा उसका रिंगटोन सुनती है और पहचान जाती है कि वो पुगस का फोन था। पुगस ने अपनी रिंगटोन बहुत ज्यादा स्पेशल रखी हुई थी, जो कि हर कोई पहचान सकता था। आशा व्हीलचेयर छोड़ देती है। तब तक माइक काम करने लग जाता है। पुगस आशा से वहाँ से भागने के लिए कहता है। तब व्हीलचेयर वाला आदमी उठ जाता है और उसके ऊपर चाकू से अटैक करता है। वो तुरंत ही वहाँ से भाग लेती है। व्हीलचेयर वाले आदमी के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड अटैक करता है, लेकिन वो उसे वहाँ से हटाकर आशा का पीछा करने लग जाता है। पुगस भी आशा के पास आने लग जाता है। पुगस उस आदमी का पीछा करने लग जाता है। तभी असिस्टेंट कमिश्नर आकर पुगस को पकड़ लेता है। स्ट्रेंजर वहाँ से भाग जाता है। पुगस विक्टर और आशा को अपनी कहानी बताता है कि हम 4 लोग थे और उसकी एक छोटी बहन थी, अमू, जो कि बहुत ही प्यारी थी। अमू स्कूल जाने से पहले पुगस से कुछ पैसे लेकर अपने गुल्लक में डाल दिया करती थी। स्कूल में टीचर्स भी अमू से बहुत खुश रहा करते थे। पुगस पुलिस ऑफिसर बनने से पहले बच्चों के स्कूल के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाया करता था, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। अमू को बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था। वो अमू को बैडमिंटन एकेडमी में एडमिशन दिलाने ले गया था। इंस्ट्रक्टर उसे 20,000 रुपए जमा करने के लिए कहता है। अमू को लगता है कि वो अपने पिगी बैंक में और 6 महीने तक पैसे जमा करेगी, तब उनके पास पूरे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और वो बैडमिंटन खेल पाएगी। अमू के पास एक दिन एक लड़की आती है और उससे अपने काम के लिए पैसे मांगती है। अमू पैसे लेने के लिए अंदर जाती है। तब वो लड़की उसकी पढ़ाई को पूरा करने लग जाती है। अमू लौटकर उससे पूछती है तो वो बताती है कि तुमने वो सवाल गलत सॉल्व कर दिया था, इसीलिए मैंने उसे ठीक कर दिया। अमू के पूछने पर वो लड़की उसे बताती है कि उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, क्योंकि उसके पापा के पास उसे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। अमू अपने पिगी बैंक को देखकर सोच में पड़ जाती है। वो अपने पिगी बैंक को पुगस को दे देती है और उसे कहती है कि वो उस लड़की को स्कूल में एडमिशन दिला दे। पुगस उसे इसके लिए मना करता है और कहता है कि वो पैसे उसने बैडमिंटन एकेडमी जाने के लिए रखे हुए थे, पर अमू से कहती है कि वो फिर से पैसे जमा कर लेगी और बैडमिंटन बाद में ज्वाइन कर लेगी। दूसरे दिन बैडमिंटन एकेडमी से बहुत सारे लोग आते हैं और अमू की तारीफ करके उसे फ्री में एडमिशन दे देते हैं। एक दिन अमू को बैडमिंटन खेलते खेलते चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। डॉक्टर अमू को चेक करते हैं और पुगस को बताते हैं कि अमू का हार्ट बहुत ज्यादा वीक था और उसे पेसमेकर लगाने की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें 3 लाख रुपए चाहिए। डॉक्टर रामकुमार अमू की हेल्प करता है और उसको किसी तरह से जुगाड़ करके पेसमेकर लगा देता है। अमू कुछ दिनों के बाद बैडमिंटन खेलना शुरू कर देती है और वो अंडर 11 के फाइनल्स तक पहुंच जाती है। फाइनल्स में अमू जीत जाती है, लेकिन वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर अमू को बचा नहीं पाते और वो मर जाती है। पुगस की माँ और दादा गांव चले जाते हैं और वो एसआई की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। तभी एक दिन उसके पास डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उसे मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है कि पेसमेकर को निकाल कर ही बॉडी को फ्यूनरल के लिए दिया जाता है। उसने अमू के पेसमेकर को चेक किया था और वो नॉर्मल नहीं था। उसके अंदर जो बैटरी थी वो चार्ज नहीं थी और एक्सपायर हो गई थी, जिसके कारण अमू की मौत हो गई थी। डॉक्टर रामकुमार उसे बताता है कि हर पेसमेकर 5 साल की बैटरी की गारंटी देता है, लेकिन डॉक्टर सेफ्टी के तौर पर हर 4 साल बाद पेसमेकर की बैटरी को चेंज कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर ने देखा कि अमू के केस में 1 महीने में ही उसके पेसमेकर की बैटरी डेड हो गई थी। उसने उस पेसमेकर के बारे में रिसर्च किया। तब उसे पता चला कि 5 साल पहले उस पेसमेकर को मुंबई के एक जज की बॉडी में प्लांट किया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस जज की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उस जज की फैमिली ने उस पेसमेकर को एक ट्रस्ट को डोनेट कर दिया था, लेकिन ट्रस्ट वाले लालच में आ गए थे। उन्होंने पेसमेकर की बैटरी को चेंज नहीं किया और उसे दोबारा मार्केट में लॉन्च कर दिया था। डॉक्टर रामकुमार ने उससे पेसमेकर खरीदकर अमू को लगा दिया था। डॉक्टर ने उसी ट्रस्ट से 2 और पेसमेकर खरीदकर अपने 2 और पेशेंट की बॉडी में प्लांट किए थे। डॉक्टर को लगता है कि उन दोनों पेशेंट की जान भी खतरे में थी।
डॉक्टर पुगस से कहता है कि वो उस ट्रस्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। वो पुगस से पुलिस ट्रेनिंग खत्म करने के लिए कहता है। एक दिन डॉक्टर राम कुमार पुगस को एक वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वो उसे बताता है कि उसने उस ट्रस्ट के बारे में कुछ सबूत हासिल कर लिए हैं और उसने इस बारे में रत्नम से भी बात की है। लेकिन रत्नम डेविड और अर्जुन को पहले से जानता था, इसीलिए उसने राम कुमार की कंप्लेंट को इग्नोर कर दिया था। रत्नम ने डेविड और अर्जुन को डॉक्टर राम कुमार के बारे में बता दिया था। अर्जुन, रत्नम और डेविड मिलकर अपनी बातों को छिपाने के लिए डॉक्टर राम कुमार को मार देते हैं। पुगस पुलिस ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। वो रत्नम के फोन को हैक करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और उसे पता चलता है कि राम कुमार की मौत में रत्नम का हाथ था। उसको पता चलता है कि वो ट्रस्ट ऐसे और भी डुप्लीकेट पेसमेकर बनाने में इन्वॉल्व थी। प्रेजेंट में पुगस की बातों को सुनने के बाद आशा रोने लग जाती है। वो उन लोगों को बताती है कि राम कुमार उसके फादर थे। वो उन लोगों को बताती है कि बर्थडे से पहले मेरे फादर ने सुरती कुमार और सुगना के बारे में बताया था और कहा था कि उन्हें उन दोनों की जान बचानी होगी, इसीलिए वो उन दोनों को तलाश कर रही थी और उसने उन दोनों की जान बचा भी ली थी। ये सुनने के बाद विक्टर कहता है कि उसने बहुत गलत कर दिया था। विक्टर बताता है कि एक दिन डॉक्टर राम कुमार विक्टर के पास आए थे और वो किसी ट्रस्ट के बारे में उससे बात करना चाहते थे। उस वक्त विक्टर बहुत ज्यादा बिजी था और उसने राम कुमार की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। राम कुमार के मरने के बाद विक्टर ने फोन करके रत्नम से राम कुमार के बारे में पूछा था। रत्नम ने उसे झूठ कह दिया था कि उससे कोई भी डॉक्टर मिलने के लिए नहीं आया था। विक्टर को लगता है कि रत्नम को ऐसा लगा होगा कि विक्टर डॉक्टर राम कुमार के केस की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसीलिए रत्नम ने मलेश्वर से उसकी कार का एक्सीडेंट करवा दिया था। प्रेजेंट में विक्टर पुगस से कहता है कि पुगस, अब तक तुमने जो कुछ भी किया है अब बहुत हो चुका। अब हम डीएसपी के पास जाएंगे और उन्हें इस केस की पूरी इंफॉर्मेशन देकर अर्जुन को अरेस्ट करवाएंगे। पुगस विक्टर से कहता है कि वो अर्जुन को मारकर ही अपने इस काम को खत्म करेगा, क्योंकि उन लोगों की वजह से उसकी मासूम बहन मारी गई थी। और तब ये बात पता चलती है कि वो टैटू वाला लड़का और कोई नहीं अर्जुन था। अर्जुन ने पुगस और विक्टर को मारने की कोशिश की थी और उसी ने आशा को भी मारने की कोशिश की थी। पुगस के अर्जुन के पास जाने से पहले विक्टर अर्जुन के पास जाता है और उसे कहता है कि पुगस से उसकी जान को खतरा है। वो उसे चुपचाप अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि वो जेल में ज्यादा सुरक्षित रहेगा। विक्टर अर्जुन को गिरफ्तार करके अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन ले जाने लग जाता है। जब विक्टर ड्राइविंग सीट पर बैठता है तब उसे एक सुई चुभती है। पुगस ने उस इंजेक्शन को वहां पर प्लांट किया था। इंजेक्शन की वजह से विक्टर को बेहोशी आने लग जाती है और वो गाड़ी चलाते चलाते एक जगह पर गाड़ी को रोक देता है। पुगस अर्जुन को किडनैप करके ले जाता है। दूसरे दिन विक्टर और पुगस शूटिंग स्पॉट पर जाकर शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। विक्टर पुगस से पूछता है कि अर्जुन को तुमने कहां पर छिपा कर रखा हुआ है। पुगस विक्टर को एक शॉकिंग बात बताता है कि अभी अभी वो जिस टारगेट को शूट कर रहा था उसी टारगेट के पीछे अर्जुन मौजूद था। पुगस ने विक्टर के हाथों से अर्जुन को मरवा दिया था। उसने अपनी बहन की मौत का बदला ले लिया था।